देखिए, पैसे के मामले में तो हम बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, बट जनता में, राजस्थान में आज जनता ये कह रही है कि 3 महीने से हम त्रस्त आ गए इसके कुशासन से, और 5 साल का जो सुशासन था उसको याद कर रहे लोग, इसलिए जनता जवाब देगी। हो सकता है हमारे पास पैसे कम हो, जब नेशनल पार्टी का खाता ही हमारा एक ही होता है, उनका भेजा हुआ ही हमारे पास पैसा आता है, तो नेचुरली पैसे की तो प्रॉब्लम है, लेकिन जनता का मनोबल का जो हमारा बैंक अकाउंट है वो इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। गहलोत साहब, मेरा सवाल ये है कि आप मीडिया के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो मीडिया तो निष्पक्ष काम कर रहा है, क्या वो संस्थान के नाम बता सकते हैं क्या जो गोदी मीडिया है? आप नहीं हो। मुख्यमंत्री जी का सवाल करना चाहोगे। पहले एक प्रिंट मीडिया का जमाना था, फिर टीवी का जमाना है, अब आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग भी विचार रखते हैं कि आज के बाद टीवी नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? हम तो कहते हैं हमको भी दिखाओ थोड़ा बहुत। हम तो आग्रह कर रहे हैं आपको देखने, हमारी फोटो देखने के लिए आपके टीवी चैनलों को चलाते हैं हम। कोई बात नहीं, मेरे लायक होगा मैं दे दूंगा, इनके लायक होगा इनको दे दूंगा, आप तो पूछो। तो भाई मैं गहलोत साहब से पूछ रहा हूँ, कौन सी मीडिया गोदी मीडिया के नाम दे, वो नाम तो बताएं संस्थान के। एक व्यक्ति की वजह से पूरे कौम को बदनाम करना, ये कहाँ का अधिकार है? कोई नहीं कर रहा भाई, अगर आपको बदनाम करते तो यहाँ आपको सादर आमंत्रित करते क्या? ये बहुत पुरानी बात हो गई, आप सब अच्छे लोगों को मैंने बोला था अभी। तो शायद ऐसा लग रहा है कि मीडिया को पूछने के लिए बुलाई गई है। नहीं। गहलोत साहब के टाइम पे क्या होता था, सब जानते हैं कि मीडिया को किस तरीके से मिलने नहीं दिया जाता था, धमकाया जाता था, 2-3 नहीं, आप सुनिए। बात कर रहे हैं आप इस तरीके से। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तीनों नेता ये बात किसने बोली भाई? अरे सुनो। आपकी सरकार में क्या हुआ था? अब ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैंने मेरे स्पीच में आपसे सवाल पूछने से पहले कहा आप बहुत अच्छे लोग हो, आपसे आग्रह है कि हमारा उधार में काम करो, हम आपका पाई चुकाएंगे। इतना दोस्ताना संबंध होकर के आप कहां ले जा रहे हो इस बात को? आप तो देश हित में बात कीजिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं और हमको हमेशा कोऑपरेट करते हैं। धन्यवाद। और कोई? एक सवाल है। हाँ। सवाल अशोक गहलोत जी से है कि ये सवाल उठा रहे हैं मीडिया के बारे में, जो भी कह रहे हैं, पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर जनता कांग्रेस को चुनाव हरा रही है तो इसमें हम क्या करें? सवाल सर ये है कि गहलोत साहब के ओएसडी ने सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कहा है कि जो फीडबैक सही फीडबैक देनी चाहिए थी, गहलोत साहब ने ऐसे लोगों से अपने आप को घेर लिया कि वो ये सवाल तो माफ करना, आप सुनिए मेरी बात, ये व्यक्तिगत बातों का मंच नहीं है। हमने जो खाते सीज किए हैं उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कृपया वहीं तक सीमित रखें। ये बात जो व्यक्तिगत बातें अलग नीचे चेंबर में बैठ के करेंगे, आपको मैं बुलाऊंगा। जो को भी राजस्थान में कांग्रेस ने टिकट दिए हैं जी, वो कहीं ना कहीं इतने फाइनेंशियली मजबूत नहीं है जी, तो वो चुनाव किस हिसाब से लड़ेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि चुनाव जनता लड़ाएगी और जनता ही लड़ाती है, जनता ही जिताती है। अगर ये सोच लेते कि अंग्रेजों के सामने हमारे जो लोग जिनके पास संसाधन नहीं थे वो कैसे मुकाबला करेंगे और देश को आजाद कैसे कराएंगे, तो क्या देश आजाद हो जाता? इसलिए कण कण से मन होता है, जनता माई बाप है, जनता से अपील करेंगे, आप मीडिया के भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाओ। अगर आपको हमारी बात ठीक लगती है, सही लगती है, तो इससे जनता में एक वातावरण बनेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा है, ये बात कोई नहीं कही गई है गोदी मीडिया की, पूरा देश जानता है गोदी मीडिया कौन है, सब जानते हैं, आप भी जानते हो। और ये ना आप एक में ना देश हित में है, हालात बड़े गंभीर है। इसलिए मैंने नया जगह दिया कि मैं अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहता हूँ। इसके अपने मायने होते हैं, खतरनाक मोड़ आ गया देश का। जो हम चाहते थे कि सोचे थे चुनाव के बाद में ऐसी स्थिति बन सकती है। जब 1000 कालखंड की बात की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, वो 1000 साल का कालखंड कैसे बनाएंगे मोदी जी? तो चुनाव जीत गए तो चुनाव भी होंगे नहीं होंगे,
ये बात मैंने बहुत गंभीरता से कही है। आप लोगों में से आप नहीं, आप तो रिप्रेजेंट करते हैं अपने चैनल को। आपके बस में नहीं, अगर आप चाहो तो ही जरूरी आप जो चाहेंगे वो खबर चलेगी, वो उनके ऊपर एक चलेगी कि नहीं चलेगी। तो गोदी मीडिया क्यों कहलाता है? तो गोदी मीडिया हर बोल क्यों बोलने लग गए लोग। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपको, वास्तव में मजबूरी में गोदी मीडिया बन गया हो। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर किसको नहीं लगता है? आप भास्कर अखबार देख लीजिए, पूरे देश के अंदर जो छापे पड़े उसके यहाँ पर पूरी टोन बदल गई भास्कर की। इतना बड़ा ग्रुप है भास्कर का, टोन बदल गई उसकी। मजबूरी में जेल कौन आना जाएगा? और कितने आप जो कोशिश कर रहे हैं वो पूछो, आप खुद की बुला देंगे लोग, पत्रकार को, कितने लोग जेल बैठे हुए हैं। एक पत्रकार केरला से आया, वहाँ पर वो लखीमपुर, जब लड़की को रात 2 बजे जला दिया गया। किसान की जो हत्या की थी गाड़ी चढ़ा के, लड़की को रेप किया, इंजर्ड हो गई, इलाज हुआ वहाँ पर सुंदर सिंह में, मर गए वहाँ। रात को पुलिस बॉडी लेके आई, पूरे परिवार का हमें शिकत देखने दो, उसके परिवार को शिकत देखने दी गई, जला दिया गया। एक पत्रकार की घटना को कवर करना आ रहा था, 1.5 साल तक जेल बंद रहा है, 1.5 साल तक। कितनी घटनाएं का वालू सरकार की आप देख रही हो, कहाँ जा रहा है मुल्क, कहाँ जा रहा है, चिंता वो करो। और सर एक बात, ये आपने क्वेश्चन किया है, अगर मान लो खाते फ्रीज करती हैं, तकलीफ आएगी, राहुल गांधी जी ने एडमिट कर दिया, उसके बावजूद भी जनता हमारे साथ है। और जनता इनके कुकर्मों को, इनके कृत्यों को सब देख रही है। जनता जवाब देगी इनको। और अगर सफाई हो जाए देश में तो आशीर्वाद करना। हालात ऐसी बन रहे हैं, आप खाते बंद कर दो किसी के, कोई पार्टी के, फिर डेमोक्रेटिक आ रहेगी। आज यूट्यूब की संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। संबित पात्रा ने लिखा है कि खाते फ्रीज करने की जहाँ तक बात है तो वो आपको वैसे ही ट्वीट किया गया है जैसे किसी डिफॉल्टर को किया जाता है। संबित पात्रा ने आगे लिखा है कि गांधी परिवार को जो ये लगता था कि देश में डिफॉल्टर होने के बाद भी आपके देश का कोई कानून लागू नहीं होगा, वो हम राहुल गांधी जी की सदस्यता के मामले में देख सकते हैं कि नीचे की अदालत ने क्या फैसला दिया, किस तरीके से क्या हुआ, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस सदस्यता बहाल की। आज राहुल गांधी सांसद है और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा समय चुना गया कि हम हमारी उच्चतम न्यायालय तक बात नहीं गए, और जब तक उच्चतम न्यायालय फैसला दे तब तक ये चुनाव निकल जाए, 1 रुपया हमको नहीं मिले, हम चुनाव नहीं लड़ सके। बात इतनी सी है, अगर यही 12 महीने पहले दे देते तो हम हमारा लीगल अपनाते और आप तक ये बात कहने की नौबत हमें नहीं आती। सर मैं स्वदेश न्यूज़ से हूं, नेशनल से। जी सर आज सोशल मीडिया की जो आपने तारीफ की है उसको लेकर अगर मोदी जी को अगर कानों में भनक लग गई और ये शाम तक बंद कर देंगे तो क्या होगा? वो तो बंद कर चुके बहन जी। आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए उन्होंने एक एजेंसी, सरकारी एजेंसी बैठा दी थी कि आप क्या लिखती हो, मोदी के खिलाफ तो नहीं लिख रही हो, आपको ब्लॉक करना है या आपको आपकी उसको मीडिया ग्रुप को हटाना है, बैन करना है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया कि आप स्वतंत्र हो, जो ठीक लगे, आपको सही लगे वो आप लोग कोई बना है क्या? बीजेपी के सांसद आ रहे हैं धड़ाधड़, तो वो इस्तीफा रोहन गुप्ता भी दे सकता है, मुझे नहीं पता दिया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि
यही तो लोकतंत्र है और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जीवित रहे, इसको पंगु नहीं बनाया जाए, इसको खत्म नहीं किया जाए, इसको बिल्कुल एक जगह कैद नहीं किया जाए। यही तो हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जी, अभी ये पैसा भी यूज करना है, मैं इसको फ्रीज करना चाहिए नहीं चाहिए? 100% करना चाहिए। तो कौन करेगा ये? कौन करेगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ही करते तो करते, मोदी जी थोड़ी करने वाले, वो तो हमारे करवा रहे हैं, खुद के ही काम में ले रहे हैं और धाप धाप के हेड देंगे और हम दिखेंगे नहीं, वही वो दिखेंगे। जब से मोदी जी बने तब की वोट में चल रही है, जैसे आज ही भाषण दे रहे हो, जबकि वो दे चुके हैं 10 साल 9 साल पहले का भाषण। तो यही तो खेल चल रहा है ना। हाँ, बस जो इस वक्त कांग्रेस को जो कद्दावर नेताओं की सख्त जरूरत थी, जी। इसी वक्त में वो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। जी। अब गाने बगाए ये कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचारी थे, वो ये थे। तो जब सरकार आपकी थी तो आपको पता था कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो एक्शन। हमने किसी को भ्रष्टाचारी नहीं बताया भाई साहब, एक को भी नहीं बताया। बहुत ईमानदार थे, क्यों डर के चले गए वो जाने। हमने कभी नहीं बताया कि हमारा कोई भी नेता गया वो भ्रष्टाचारी था, और जो आ रहा है उसको भी हम ईमानदार मान के ही ले रहे हैं भाई साहब। हम भ्रष्टाचारी क्यों बताएंगे? केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया ईडी ने, उस पर आपका क्या? मैंने ट्वीट किया रात को ही, पहले झारखंड, अब केजरीवाल। संवैधानिक पद के ऊपर बैठे व्यक्ति को ऐसा कौन सा क्राइम है वो भाग जाएगा। बेल का भी एक जो भावना होती कोर्ट की, इससे नहीं होती कि आप हरे को जेल में डाल। पर जो हालात है देश में, मैं बार बार जो आपको आगाह कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ मीडिया वालों को, अब समय आ गया है। चाहे गोदी मीडिया कहना बुरा लगता होगा, पर मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे भीख मांग रहा हूँ देश के लिए कि आपके आंदोलन को जगाओ, वोट में दिखाओ, सच को सच को, गलत को गलत कहो। हमने क्या हमारे पक्ष में बोलो। यही धर्म है चौथ मीडिया का कि वास्तविकता सामने रखे, पब्लिक सामने श्रोता रखे। सामूहिक श्रोता में सब बात आ जाती है, वो नहीं रख पा रहा है डर के मारे। पीएम से पहुंच जाएंगे, कौन न्यूज छपनी कौन न्यूज नहीं छपनी है, पूछ ही जाके लोगों को, हमें मालूम है। पीएमओ में मॉनिटरिंग होती है, इमरजेंसी के ये आरोप लगाते हैं, ये इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी है देश के अंदर है। आप समझ नहीं पा रहे हो, नहीं समझो तो आप और हम सब लोग एक ही नाम बैठे हुए हैं, सभी देश एक नाम बैठा हुआ है। क्या होगा फ्यूचर में वक्त बताएगा। ये स्थिति है। मैं जो कह रहा हूँ, पत्रकार, साहित्यकार, लेखकों को जो बंद कर रहे हैं 10 साल से। यूपी में क्या हो रहा है, अब फिर भी हम लोग क्यों, जो हमारे खुद के ऊपर आफत आएगी सब समझेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। आप कह रहे हो कि अगर हाँ, बीजेपी शासन में बीजेपी पत्रकारों को जेल में डालती है, तो कुछ सुधारों को आप मुझे बताइए कि किस वजह से मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की गई, मेरे घर पुलिस भेजी गई। आप बता सकते हैं कि मेरे चार्ज क्या है? अभी तक कोर्ट में लगा हुआ है। हमने किसने पुलिस भेजी? हमने तो नहीं भेजी। अरेस्ट करने के लिए भेजी गई। सकता है, आपके कौन भेज सकता है? कोई नहीं भेज सकता। हम पुलिस कभी नहीं भेजते हैं। हमारे मेरे का आरोप क्या आज तक आप बता पाए, और कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट में फाइल है आपकी पुलिस की ओर से। तो इतने टाइम से मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं, हाई कोर्ट में निगरानी हो रही है, आज तक ये नहीं बताया कि कोर्ट में चार्ज क्या, आरोप क्या है, और मंदिर को तोड़ा गया, तो मेरा क्या रोल था, मैंने कौन सी खबर दिखाई, आज तक नहीं बता पाई। वो आप मुझे बताएं, अगर कोई बात है तो बैठ करके नीचे क्लियर कर लेंगे। अरे बात तो अभी है, जैसे है वैसे ही करेंगे। अब सरकार में बैठा तो वैसे कर लेंगे। अब तो जो पोजीशन है उसी में तो बात करेंगे भाई। 2 करोड़ 2 साठ, एक तरफ खाता सीज होगा, एक तरफ फेसवाला का बहुत सारा। क्या बताओ, आपको क्या हो गया? पुलिस ने अरेस्ट कर कौन से केस में? आज के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले?
राजगढ़ में जो मंदिर तोड़ा गया उस वाले मामले में मेरे घर राजगढ़ में कोई मंदिर तोड़ा गया था? ये आज आप पहले मैं बताने मुझे कहा आप कहा तो मेरे इतने मित्र रहे हो तो लिखा ही नहीं आपने कि घटना हुई है। और मिलने से पैसे मौजूद होती थी। आइए आप हमारे नेता जो है वो मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं, हम भी यहाँ मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं। एक एक मिनट भैया, एक पूछताछ के लिए बुलाया था मैं और वहाँ मेरे से 4 घंटे पूछताछ हुई। मैंने कहा कि पुलिस को पूछा कि मेरा अपराध क्या है, आप ये तो बताइए। वहाँ पर ये नहीं बताया गया। मुझे कहा कि कांग्रेस से क्या नाराजगी है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि मेरी कांग्रेस से क्या नाराजगी। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। अच्छे नहीं है सर, आप अच्छे मेरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। आइए प्लीज अपन बात कर लेंगे, प्लीज बात कर लेंगे अगर आपको ठीक है। कमेटी में है और अलायंस कमेटी ने कल राजस्थान में जो सीट है वो डिक्लेयर की है सीकर में। कहा जा रहा है, एक मिनट भैया, कहा जा रहा है कि जो माकपा है वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। माकपा जो पार्टी है वो वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। सीकर में सिर्फ मजबूत सीट को गठबंधन में देने का क्या करें? ये तो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनका फैसला माननीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी करते हैं। हमारे यहाँ किससे करना नहीं करना वो भी वही लोग तय करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये नेशनल कॉल है, ये कोई स्टेट का कॉल नहीं है। और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमें कहीं समझौता करना पड़े हमारे व्यक्तिगत हितों के साथ में, तो देश हित सर्वोपरि होना चाहिए व्यक्तिगत हित से पहले। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल कॉल को हमने स्वीकार किया। थैंक यू। जी, एक जर्नलिस्ट है कानून व्यवस्था पर, उसके ऊपर पॉक्सो लगाया गया था जोधपुर में आपकी पुलिस के द्वारा। आज फिर क्या हुआ, चालान हो गया या फाड़ लगी? आज यूपीएससी में हो रहा है वो। थैंक यू, नमस्कार। लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी के बाद में भी आज यहाँ पे लोकतंत्र प्रजातंत्र कायम है। यहाँ छोटे में बड़े में भेद नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आज उस संविधान को खत्म करने की बात कहते हैं इनके सांसद, कह रहे कि 400 बार लेके आओ हम संविधान को बदलेंगे। इस प्रकार की लोगों की मंशा है और ये संविधान को बदल के फायदा पहुंचाएंगे 1% लोगों को और 99% लोग इन मुसीबतों का सामना करेंगे। और उस 99% में आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा देश है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, मीडिया हमारी मदद करे, हमारी नहीं इस देश की मदद करे। इस देश को आगे किस प्रकार से हम लेके जाएंगे, देश के अंदर प्रजातंत्र कैसे कायम रहेगा, डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, इस चीज के अंदर आप लोग मदद करें। यही बात मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात माफी चाहूंगा, बीच में मैं कहना चाहूंगा, भूल गया था। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी न्यूज़ें चलती हैं उसके लिए भी केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एक सरकारी एजेंसी निगरानी रखेगी और वो तय करेगी कि कौन सी न्यूज़ ठीक है और कौन सी न्यूज़ गलत है, और गलत है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भला हो कि उन्होंने वापस उसको स्टे कर दिया, वरना आप में से अधिकतर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छे से चलाते हैं, बड़े अखबार वाले भी सोशल मीडिया चलाते हैं, सभी चलाने लग गए आजकल।
वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते, सारे मोदी के खिलाफ नहीं लिख सकते। मोदी 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 लिखो तो आपका चैनल चलेगा, नहीं तो खाना खाओ और घर पे मस्त रहो, कोई काम नहीं। तो आप देखो 11 खाते सीट, पूरे के पूरे 11 खाते थे, 11 सीट 1993-94 की इनकम टैक्स का आधार पे नोटिस सीताराम केसरी जी जब हमारे कोषाध्यक्ष थे, और आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए का इनकम टैक्स इतने पैसे कमाने के बाद में संवैधानिक स्कीम के आधार पे और दूसरे स्कीम आधार पे 1 रुपया दिया हो, तो बताओ इतना बड़ा गुना हो गया। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है भाई जी कि काकड़ी के चोर ने मुकी की मार गणी है, तलवार से सिर कोनी पड़ जावे, तलवार से सिर कोनी काटे जाओ। काकड़ी चोर ली तो बिन तलवार से कोनी पड़ जावे, हाथ पकड़ के भाई दोबारा मत करिए यहाँ वो काम, यही होता है। अगर मान लो कहीं कोई टेक्निकली लीगली कमी रही है तो उसको कह दो भैया इतने रुपए तुम दे दो, और जब कोर्ट कहे तो ठीक है। तो ये तो बात होती है। आप बताइए राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी सदस्यता बहाल कराने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट से अगर ये खाते खुल गए और चुनाव निकल गए तो फिर क्या होगा, ये सोचने की बात है। इतनी सी बात कहनी थी। अब आपके कोई सवाल जो भी हो उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो आप 1 मिनट हो गया, 1 मिनट जग जाए थे आपका मेरा अलग से। हाँ मैं पूछूंगा आपसे ये सवाल है। सबसे पहले मैं आप सब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें आपको सादर आमंत्रित किया गया है। बड़े ही बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब उपस्थित हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। हम तीनों अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। अपनी बात कहने के बाद में आपके सवालों के जवाब भी हम लोग लेंगे। आज हमारा जो विषय है जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जो खाते जिस प्रकार से चुनाव के एंड वक्त के ऊपर आचार संहिता के बाद में सीज किए गए हैं उसके ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब अपनी बात कहें, फिर हम दोनों अपनी बात कहेंगे। आदरणीय अशोक गहलोत जी। अन्य उपस्थित हमारे नेतागण, जैसा भी अध्यक्ष ने कहा आपको, और कल आप देखा होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोनिया गांधी जी का वहाँ मौजूद ना, आप समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से पहली बार मौका है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में जो CPP नेता हैं सोनिया जी वो बैठी और राहुल जी बैठी। तो आप विषय की गंभीरता को समझ रहा, पूरा मूल समझ रहा। एक ऐसा मुद्दा है कि आप बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दो, आप और हम सब जो है जिनके बैंक में अकाउंट है, और आधार कार्ड आने के बाद में लगभग पूरे देश के अंदर सभी गांव तक के अकाउंट खुल गए हैं। एक परिवार, एक व्यापारी छोटा बड़ा, बल्कि इंडस्ट्रीज भी क्यों नहीं हो, अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो रहा है तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है, आप कल्पना कर सकते हो। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। आप बैंक अकाउंट सील कर दिए, कांग्रेस पार्टी की नेशनल पार्टी है, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है
सब कानून का सेक्शन होता है इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो हरे माता जी ने बात कही, तो भाई जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपये के पैनल लग सकते थे। वो भी क्यों? आपको आश्चर्य होगा कि पैसा जो है, पैसा 17-18 के अंदर जो असेसमेंट हुआ उस वक्त में 199 करोड़ मिले थे पार्टी को, 199 करोड़ मिले थे। 199 करोड़ मिले, उसमें 14,40,000 रुपये नकद दे दिए गए। ठीक है, 14,40,000। पहले कानून था 20,000 रुपये तक आप दे सकते, नकद दे सकते हैं। मतलब 199 करोड़ में 14,40,000 से नकद आए उसके अंदर, बाकी चेक से या कौन आए जो भी आए होंगे। आप कल्पना करो कि पहले 20,000 रुपये नकद दे सकते थे कोई व्यक्ति, एक कानून बदल गया कि नहीं आप 2,000 तक ही नकद दे सकते हैं। 1,000 लोगों तो जानकारी नहीं होती है, लोगों ने बैंकों में जमा करा दी, नकद जमा करा दिए। कितने कराए? सिर्फ 14,40,000 पूरे देश के अंदर। 199 करोड़ के अंदर सिर्फ 14,40,000 रुपये नकद हुए। वो 2,000 की सीमा के पार हो गए, 20,000 हो गए होंगे, 50,000 हो गए। पहले 20 का मालूम था तो 20 तक तो कर सकते थे पहले, अब 2 तक आ गए। वो कानून मालूम नहीं पड़वाया लोगों को, जिसे जमा कराए तो 14,40,000 ज़्यादा जमा हो गए, नकद जमा हो गए बगैर 2,000 की सीमा को पार करके। मेन बात ये, इसके लिए भी सबसे बड़ा अगर मान लो एक चूक हुई है और आप वो जेन्युइन नहीं मानते हो तो आप पैनल लगा दीजिए, 10,000 रुपये पैनल लगती है। ये समझ के परे है कि आपने जो है 285 करोड़ रुपए आपने फ्रीज कर दिए कांग्रेस के, करीब 11 बैंक खाते थे, सबको फ्रीज कर दिए। उनके यूथ कांग्रेस के पैसे भी थे, NSU के भी थे, हम लोगों के भी थे। देश भर से मेंबर पार्लियामेंट ने या MLA ने जो फंड दिए थे, हमने एक बार दिया है 1,36,000 रुपये अध्यक्ष जी ने, हम सबने दिए हैं, जूली जी ने, जब मतलब 136 साल हुए थे कांग्रेस के। और उसके बाद में राजीव गांधी यात्रा थी 6,500 किलोमीटर की, तो 6,70,000 रुपये दिए हमने भी दिए, मैंने भी दिए, आप लोगों ने दिए। ये सब पहला इकट्ठा था वहाँ पर, उसको फ्रीज कर दिया आपने। ये कोई इंडस्ट्री का पहला भी नहीं था। ये जो फ्रीज किया गया है ये इतना बड़ा क्राइम है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, उसमें क्या किया इनकम टैक्स ने, खुद ने 115 करोड़ निकाल लिए। एक बार 75 करोड़ निकाले, फिर 60 करोड़ निकाल लिए। मतलब आप बताइए, फ्रीज कर दिया, आप नोटिस देते, जवाब मिलता आपको, प्रक्रिया आगे बढ़ती। आपने 115 करोड़ रुपये जाकर के बैंकों में अपने इनकम टैक्स नाम करवा लिए पैसा, तो कोई रेट होता होगा, वो कर दिया आपने 115 करोड़ रुपये। तो ये जो आंकड़े हैं ये समझ के पहले भी 10,000 तक की पैसे लग जाती मान लो, उसके बजाय आपने जो इस प्रकार का क्राइम किया खुद ने, ये इनकम टैक्स ने खुद ने क्राइम किया है। किसके इशारे पे किया है आप समझ सकते हो। बार बार नाम क्या है, देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है, और मोदी जी के और अमित शाह के बगैर सारे, तो आप समझ सकते हो कि पता ही नहीं था केंद्र में, पता ही नहीं था है। अब तो उनकी पार्टी वाले खुद ही कमेंट करने लगे हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। ये स्थिति है कि NSU के बच्चों ने तो बचत करके जेल जमा पैसे करे होंगे, यूथ कांग्रेस लड़कों ने पैसे जमा कराए होंगे, सब पैसा सीज कर दिया गया। तो बहुत बड़ा रिएक्शन पूरे देश के अंदर है। और आप समझ लो कि अब बैंकों में जो जमा पैसा 100 करोड़ रुपये, वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई को बहाना करके तंग करते हैं। तो ये मुद्दा ऐसा बना है देश के अंदर, जिसमें अगर इसमें आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो आपका ये गोदी मीडिया, हम बार बार कहते हैं, हमें भी संकोच होता है कि गोदी मीडिया क्यों कहलाता है।
अगर मैं मोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, की दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, हम नॉर्थ कोरिया की तरफ होंगे या चाइना की तरफ होंगे, रशिया की तरफ होंगे, जहाँ एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। तो देखा पाकिस्तान में क्या तमाशा हुआ, तो हिंदुस्तान कम से कम पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा जाएगा, आज तक लगाते आए हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों को शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे कानून का राज नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? ये मुल्क, ये हमको एक जनता को समझना चाहिए। कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि कोई अच्छा ही नहीं है, एक नेशनल पार्टी, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए, क्या इस देश में नेशनल मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए? आगे कांग्रेस सरकार में होती और विपक्ष का हम लोग अगर इस पर की एक्टिविटी कर लेते, प्रतिमा लगा देते, यही मीडिया हमारे खिलाफ इश्यू बनाता। और हमें भ्रम नहीं है, मीडिया का महत्व तो बहुत बड़ा होता है, मीडिया के माध्यम से इश्यू बनते हैं। आज तक मैंने 50 साल की राजनीति करी है, जब मीडिया को खड़ा होता है तो पूरा देश जान जाता है भाई मीडिया क्या रहा है, मीडिया की हमें क्रेडिबिलिटी रही है। जैसे आजकल तो विजुअल मीडिया आ गया है, पहले प्रिंट मीडिया भी था, गांव में लोग पढ़ते थे, छपे शब्दों को मानते थे, छपा हुआ है तुम क्या बात करते हो, बहस कर देते थे। कोई कहते नहीं गलत बात क्या बात करते हो, तुम गलत बोल रहे हो, मैंने छपा हुआ पढ़ा है। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी मीडिया की होती है। आज मीडिया की भूमिका जो है, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतिहास माफ नहीं करेगा मीडिया को भी। जब देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र हत्या हो जाएगी, तो इतिहास माफ आपको भी नहीं करेगा, जो मौन रहेगा उसको भी माफ नहीं करेगा। आज बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, तब मैं कह सकता हूँ आपको। आप लोग देखते हो अभी सोशल मीडिया जो है उसकी भूमिका शानदार है, उसको मैं बदल देना चाहता हूँ। जो लोग चला रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उनको मैं बदल देना चाहता हूँ। आप उनके कान से कम एक वर्ग ऐसा देश के अंदर ये यूट्यूब के माध्यम से देख लेता है, बहुत बड़ी भूमिका हो गई उनकी। पर फिर भी गोदी मीडिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया है, उनकी अपनी भूमिका बहुत बड़ी है, उसको आगे आने की जरूरत पड़ गई है। अब तो उनकी अंतरात्मा को जागना चाहिए। आपके गोदी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सब की अंतरात्मा को मैं आवाज देना चाहूँगा, उसको जगाओ, देश को बर्बाद होने की तरफ जा रहा, उसको रोक सकते तो रोक दो, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज मैं सब सुनता हूँ मीडिया के बारे में प्लेटफॉर्म पर, इनको हो क्या गया है, मतलब कुछ सोच नहीं सकता है। सब बातें हैं, कृपा करके अध्यक्ष जी अपनी बात करेंगे, जोड़ी साहब कहेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जा हो रही है, और बगैर कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए 2014 में जब से मोदी जी आए, उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे, तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए,
उससे इन्होंने शुरुआत की और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया, उसको सीज करना और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें 43 हैं, कितनी हैं, सारी ले लो, मना कौन कर रहा है। अगर इसी तरीके से करना है, अभी भी मैं राजस्थान का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, कुछ हमारे जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में आए हैं और जो जिनको टिकट मिली है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहना कि आप कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये कहना कि 25-0 हो रही है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके की भाव भाषा यहाँ भी चल रही है और देश में, पूरे देश में चल रही है। हर स्टेट की यह हालत है। ये कोई हम भाषण देने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा कि अभी संबोधन देंगे, हम संबोधन नहीं दे सकते आपको। आप वो क्रीम हो जो सबकी सुन करके उसके बाद में देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में जो चीजें होती हैं वो लोगों के सामने पेश करते हो। इसलिए हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक ये बात जाए कि ये कहां तक जायज है कि 17-18 की एक गलती, उसके ऊपर पूरे खाते सीज कर देना, पैसे निकाल लेना, जितना उनका बनता है उतना पैसा उससे दुगुना तो ले लिया उन्होंने और उसके बाद में बाकी का पैसा सीज कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर 3 महीने 2 महीने बाद में अगर ये फैसला आ जाता है कि ये गलत सीज किए गए, इसको वापस खोल दिया जाए, तो क्या आम चुनाव मोदी जी दोबारा करवाएंगे? क्या हमें हमारे पैसे से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा? तो कभी पुलवामा, कभी नोटबंदी, कभी खाता बंदी, खाते फ्रीज, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा स्कीम ऐसे करके और देश में जो अराजकता का माहौल, जो तानाशाही का माहौल, जो हिटलरशाही का माहौल बना करके एक छत्र राज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अब देश के हर नागरिक सोचने के लिए मजबूर हो गया है। हर बुद्धिजीवी वर्ग ये बात करता है कि ये हो क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में 50% से ज्यादा लोग, चाहे वो पदों पे बैठे हों, आरएसएस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी के अंदर। केवल परसेप्शन सेट करने के लिए कि बाकी कुछ है ही नहीं,
इसलिए आनंद फानन में हर दल को तोड़ करके, डरा करके, धमका करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जिससे ही परसेप्शन मिले ये तो जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। समोसा और बिस्कुट भी नहीं मिलेगा, पार्टी की मीटिंग में ही नहीं बुलाएंगे तो समोसा बिस्कुट कैसे मिलेगा आप बताओ। आप मीटिंग में कोई बुलाता है, आता है तभी तो उसको नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है। इनको चाय भी नसीब नहीं होगी, लेकिन एक परसेप्शन सेट करने के लिए इनका जो मॉडल है उस मॉडल को प्रयोग करके सबको डरा धमका के, पुचकार करके, बहला करके और ले जा करके परसेप्शन सेट कर दो कि हमारी आ रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कर रहे हैं, 25 आएंगी, 5-5 लाख से जीतेंगे। ऐसा कर क्या दिया आपने? ऐसा क्या कर दिया 3 महीने में कि यहां आप वोट मांगने जाओगे? हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किए, अगर उसका 1% भी काम कर दें तो हम मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने, बीजेपी ने कुछ किया है। आज लोग मारे मारे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने तड़प रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, दूसरी स्कीम इनकी काम नहीं कर रही है। आज इंग्लिश स्कूल की, मीडियम की स्कूलें खोली, वो बंद हो रही हैं। बच्चे कह रहे हैं हम कहां जाएं, गरीब का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है। ये हो क्या रहा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जाकर के केवल ये बना दी हमने, गैंगस्टर फोर्स बना दी। भाई जोरदारी किया, गैंगस्टर फोर्स बना दी तो हम पे वो गैंगस्टर फोर्स काम कर रही है क्या? एंटी गैंगस्टर को गैंगस्टर बोलते हैं, इतना भी काम में नहीं लेते, उसके बावजूद भी कह रहे 25 आएंगी। तो भाई साहब, ये जो देश में जो नग्गा नाच चल रहा है, मैं इसको नग्गा नाच कहूंगा कि डराओ, धमकाओ, क्लेश करो, परेशान करो और मजबूर होकर के व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे और राजा एक ही रहे, बाकी सब खत्म। तो ये जो चीज चल रही है, इसके लिए हमने, माननीय गहलोत साहब ने, हमने सबने की है, जूली साहब भी बोलेंगे, एक को नौकरी नहीं दे रहे, एक की बात नहीं कर रहे, किसान तड़प रहे हैं, उनको अपनी मांग मनवाने के लिए, लिखित समझौते की पालना करवाने के लिए बैठे हैं, और एक तरफ पूरे के पूरे खाते सीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इलीगल पैसा, उससे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जनता का एक एक पाई से दिया हुआ पैसा, जो सही पैसा है, उससे हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए मैं तो आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ राजस्थान में, मैं आग्रह करूंगा कि हमारी क्रेडिट के ऊपर कोई विज्ञापन छाप देना, जब भी होंगे तो हम आपको जरूर देंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। हाँ, पहले पैसे नहीं दे पाए तो ये याद रखना कि गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से कह रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं। इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपका पाई पैसा चुकाएगा, जो भी आपको छापोगे, छपाओगे, तो उसको भी हम करेंगे। इसलिए इस समय में आप मदद करें और एक तरीके से इनको एक्सपोज करें कि आप गलत कर रहे हो। जिस प्रकार से रात को केजरीवाल जी को ले जाया गया, सही है गलत है इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान, आचार संहिता के बाद में वो पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में बैठा है, तो आप बताओ कैसे चुनाव लड़ेंगे ये लोग बात? तो मोदी जी डिक्लेयर ही कर दो। हमारे यहाँ एक बात कह के समाप्त करूंगा कि हमारे यहाँ प्राइवेट शिक्षण संस्थानें हैं सीकर में, तो एक मासे थे जो 15-20 साल से उनके अध्यक्ष बने हुए थे। तो लोगों ने कहा भाई अब इसको बदलना है, तो सबने चंदा इकट्ठा किया, भोजन रखा, चुनाव की प्रक्रिया तय की गई, चुनाव अधिकारी बनाया गया और उनको सबको बुलाया गया। तो हम लोग भी गए थे, हमें भी साफा पहनाया, उनको भी निवर्तमान, क्योंकि वो उस दिन तक थे अध्यक्ष रहने के नाते, उनको भी साफा पहनाया गया। तो जो ही उनको साफा पहनाया, उन्होंने कहा आपने पुनः मेरे को जिम्मेदारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी को ऐसा कर लेना चाहिए जिससे उनका भी इलीगल स्कीम का पैसा बच जाएगा, हमारा जनता का पैसा बच जाएगा। अगर ऐसा ही करना है तो फिर खुद ही कह दे कि भाई मैं 5 साल के लिए चुना गया हूं, धन्यवाद। कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, बोलने वाले कम मिलेंगे, नहीं बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, इसलिए जेलें भी भरेगी नहीं उनकी। ऐसा सोच के वो कर सकते हैं। तो
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। मैं आदरणीय टीकाराम जूली साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय टीकाराम जूली जी। सम्मानीय सभी प्रेस के साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है और इसका ताजा उदाहरण आपने कल देखा है कि कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए उनमें से 115 करोड़ रुपए खुद ही निकाल लिए गए। और चलते चुनाव के अंदर, क्योंकि एक तरफ ये बात कर रहे 400 पार की और दूसरी तरफ इनकी पार पड़ नहीं रही, पूरे देश के अंदर इनकी हालत खराब है। इनके मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है, दो लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं और दो लोगों के लिए पूरा देश कुर्बान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ है और मीडिया ने हमेशा, चाहे अफसरशाही हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे सरकार, तीनों ही लोगों पे हमेशा चूड़ी टाइट आप लोग ही करते हैं और ये तीनों ही जो है आप लोगों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मीडिया के माध्यम से सारी जो सच्चाई है वो जनता के बीच में जाती है। कोई भी गलत काम करता है उसके अंदर ये डर, ये भय रहता है कि कहीं अखबार में नहीं आ जाए, टीवी में नहीं आ जाए। तो आज अखबार और टीवी चुप क्यों है? किस प्रकार से सरकारों को गिराने की साजिश की जाती है? चुनी हुई सरकारों के विधायक इस्तीफा देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, फिर बीजेपी की सरकार बना देते हैं। किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री, एक महीने पहले हेमंत सोरेन को इन लोगों ने अरेस्ट किया, कल इन्होंने केजरीवाल जी को अरेस्ट किया और दिल्ली के अंदर तो अति हो गई है। 20 से ज्यादा इनके विधायक मंत्री जेल जाके आ चुके हैं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं, उसके बाद अदर अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये बात अगर आज मीडिया चुप रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। और आप मत बोलो, आप बोलते नहीं है, लेकिन जो दुनिया की प्रेस की रैंकिंग है वो बोल रही है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेस की आजादी छिनती जा रही है। आप मत बोलो, आप तो नहीं कहेंगे, हम कई बार कहते हैं तो उल्टी बहस हो जाती है, लेकिन जो दुनिया का जो पैमाना है उसमें हिंदुस्तान की प्रेस की आजादी छिन गई है, ये वो लोग कह रहे हैं। यहाँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की जो बात की गहलोत साहब ने, बहुत से ऐसे आपके पत्रकार साथी हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, चाहे मीडिया हो छोड़ना पड़ा हो, आज पब्लिक के बीच में जाके अपना खुद का ब्लॉग चलाते हैं, खुद का चैनल चलाते हैं। क्या मजबूरी होगी? और ऐसा नहीं है, कई मीडिया हाउस ने विरोध भी किया है, उनपे भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़े हैं, चैनल तक को बंद किया गया है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। ये किसी अकेले एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक अकेली पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये इस पूरे देश की जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें मीडिया भी आता है, राजनीतिक पार्टियां भी आती है और इस देश का आमजन भी आता है, युवा भी आता है, गरीब भी आता है, किसान भी आता है। आज कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, मीडिया ने हवा निकाल दी उसकी, कोई मीडिया पे खबर ही नहीं आई। उस किसान पे जिसने इस देश का पेट भरा है, हम सब लोगों का पेट भरा है, उस किसान को अन्न उगाता है और उसके रास्ते के अंदर कील बिछा रहे हैं। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, किसी ने बात तक नहीं रखी। आज इन हालातों के अंदर अगर हम देश के अंदर किस प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी को हम मैसेज देके जा रहे हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूं, क्या जो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है। चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं। किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे, ये सारी चीजें दिख रही है। तो देश के अंदर जो आपातकाल की स्थिति लोगों ने पैदा की है, मेरा आप लोगों से आग्रह है
कि ये बात जनता तक जाए, आम जन तक जाए कि किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। और क्या सारे जो लोग हैं भ्रष्टाचार का, जिनको आप कह रहे हो कि लोगों ने भ्रष्टाचार किए, वो सारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को आप लोगों ने जेल के अंदर डाल दिया। जो आपके खिलाफ होते हैं उसको आप अंदर डाल देते हो, उसमें मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये क्या है? इस देश के अंदर ये डेमोक्रेसी है? आप इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इस देश की पहचान डेमोक्रेसी की वजह से थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है